I welcome all of you to this session of Quality and Standard CSE question of 2017 to 19. We are going to solve the previous year question papers here in this lecture. So I will start here. I will be starting with 2017 question paper, okay, and we will solve one by one all the questions which are required, all the questions which were asked in quality, okay. So the first question is, for which of the following sectors do the comprehensive safety and health statutes। दोस्तों स्टैच्यूट से एक वर्ड यूज किया गया है। जो स्टैच्यूट वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जो कि हम लोग को जरूरत पड़े तो हम लोग क्या करें, उसको हम लोग गठन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हम लोग को इन सेक्टर में से उन सेक्टर का बताना है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैच्यूट फॉर रेगुलेटिंग OSHA आप जानते हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ असेसमेंट सर्विसेज के अंदर आता है। ओशा एट वर्क प्लेसेस exist at present in India, हम लोग क्या देखिए, अगर मैं आपका आंसर नहीं भी लिखाता हूं तो आप बताओगे सर एक ही सेक्टर है जहां पर कभी हम लोग जनरली नहीं यूज कर रहे हैं, उसका नाम आप जानते हो, आपके सामने ऑप्शन रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बिना आंसर देखे सॉल्व करें। माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। जो ऑप्शन बी है वो है फैक्ट्रीज, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो है माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट, कंस्ट्रक्शन। माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन। और जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और लास्ट का है कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे ओशा, और ओशा के लिए आपको याद होगा कि ओशा के लिए हम लोगों ने ओशा 18,000 स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने कवर किया था, जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ असेसमेंट सीरीज का पार्ट होता है, जिसके लिए आईएसओ स्टैंडर्ड 18,000 दिया गया है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है, अभी ओशा को हम लोग क्या किए हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, अभी ओशा को नहीं लगाए हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे पोर्ट्स हो जाए, चाहे माइनिंग हो जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो जाए, चाहे मेंटेनेंस हो जाए, इन सारे सेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, ओशा को लगा के रखे हुए हैं। इसलिए दोस्तों देखिए इस ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इस ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, तो ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और देखिए ऑप्शन डी पार्ट भी अगर हम लोग देख लें तो एग्रीकल्चर, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी पार्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों 2017 में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मशीन के ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, इक्विपमेंट के ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या गवर्न करते हैं। उसमें हम लोग को दिया गया था परचेज कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि एक बार मशीन आ चुकी है और अब ऑपरेट कर रही है। दोस्तों काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर मशीन आ गई है और अगर ऑपरेट कर रही है तो ऑपरेशन के कंडीशन में अगर हम लोग केवल ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दें तो बाय द मेथड ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग को पता है कि परचेज कॉस्ट को क्या करेंगे, हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में परचेज कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 2 एंड 3 पार्ट। ये तो बहुत ही जनरलिस्टिक हो गया, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। चलिए इसके अलावा भी देख लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमने क्या कर लिया है, मशीन को परचेज कर लिया है
और मशीन अब टाइम के साथ क्या करेगी, धीरे धीरे उसकी कॉस्ट क्या रखोगी, उसकी कॉस्ट जो होगी वो 1 प्लस में आई टू द पावर माइनस एन, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन के हिसाब से क्या करेगी, रिड्यूस करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट में उसकी कॉस्ट अगर किसी चीज की 20 रुपी है, तो एक साल के बाद इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई में 1 प्लस, मान लीजिए किस रेट से, 10 पॉइंट से, अगर माने 10% से डिक्रीज कर रही है तो 20 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी, 1.1, ये 20 से कम है। अगर मान लीजिए 2 साल की बात करते हैं तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट दो इतना, आफ्टर 2 ईयर्स 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, परचेज कॉस्ट के हिसाब से जो एक्चुअल कॉस्ट होता है इस तरीके से वेरी करता है। तो अगर हम लोग अगर अपने फॉर्मूले के अंदर भी पुट करके देखें तो टाइम के साथ हमको पता है कि हमारा जो मशीन है वो क्या करेगा, रिड्यूस होगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा, डिप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा देखिए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस, अगर मशीन कोई खराब हो रही है और उसे मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लग रहा है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट के अंदर, क्या जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और ऑपरेशन कॉस्ट है ये हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों हम लोग का आंसर कौन सा पार्ट हो गया, 2 और 3 हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके किस तरीके से हम लोग इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन पे, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आया हुआ था। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, रोबस्ट डिजाइन और टगुची क्वालिटी फंक्शन, जिसके अंदर क्या बात किया गया था कि सारे के सारे लोगों को, जो ऊपर लेवल का मैनेजमेंट हो चाहे नीचे लेवल का मैनेजमेंट हो, सारे लोगों को एक साथ में मिल करके और अपने प्रोडक्ट को सेंटर लाइन के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाना चाहिए, जो कि हम लोगों ने रोबस्ट डिजाइन के अंदर पढ़ा था। तो अब वही टीक्यूएम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए द फंडामेंटल एट्रीब्यूट होता है टीक्यूएम का, हम लोग क्वालिटी कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है, अब बोलोगे नहीं सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर कंट्रोल चार्ट्स का जो प्रोसेस होता है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के आता है, तो सर ये स्टेटमेंट जो हो गया वो हम लोग का फॉल्स हो गया। अगला स्टेटमेंट था दोस्तों कि हैविंग रेगुलर पर्पसफुल मीटिंग। तो देखिए दोस्तों, रेगुलर पर्पसफुल मीटिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, बल्कि वॉल्यूंटरली ओकेजनली मिलना और डिस्कस करना कंपनी के क्या, कि कैसे हम लोग सेंटर लाइन पे नजदीक ला सकते हैं। तो वॉल्यूंटरली और ओकेजनल होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब आइए देखते हैं मीटिंग आईएसओ स्टैंडर्ड। मीटिंग आईएसओ स्टैंडर्ड जो 9000 ऑडिट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर पढ़े थे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट का एक तरीका होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है वो भी क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। बचा लास्ट ऑप्शन दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलें तो देखिए हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए हैं, और एक बार इस आंसर को पढ़ भी लेते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो हाँ दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट का क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेंटर लाइन तक क्या कर सके, ले आए, और इधर लॉस फंक्शन की ओर हम लोग क्या करें, अपने प्रोडक्ट को ना लेकर के जाए। यही हम लोग का क्या होता है, मोटिव होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट दैट अ कंज्यूमर में फाइंड डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। क्या बोल रहा है, दैट अ कंज्यूमर में फाइंड डेफिनेटली एक्सेप्टेबल इज AOQL, LTPD, AQL और AOQ। दोस्तों देखिए, अगर हम लोग को कोई क्वांटिटी को एक्सेप्ट करना है तो आपको पता है कि या तो वो LTPD हो सकता है या वो AQL हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ही हम लोगों ने क्या किया, AOQL और AOQ को हटा दिया। अब ऑप्शन या तो LTPD होगा या तो AQL होगा। यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन में अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करिए, वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और ये होता है फ्रैक्शन डिफेक्टिव। दोस्तों क्या बोल रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वो डिफेक्ट जो कि कंज्यूमर डेफिनेटली एक्सेप्ट करे, ना कि रिजेक्ट करे। एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है, अगर एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है तो दोस्तों क्या ये मेरा AQL हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 2% है। और RQL क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, जिसके बाद की कस्टमर जो रहेगा वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को, उस लॉट साइज को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों रिजेक्शन वाली जो लिमिट होती है वो LTPD होती है, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव होती है, या RQL होती है, रिजेक्टेड क्वालिटी लेवल होती है। और ये चीज हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, RQL डेफिनेटली क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव, जो कि आपका कस्टमर, जो कि हमारा कस्टमर क्या करेगा, अगर इससे ज्यादा डिफेक्ट आए तो रिजेक्ट कर देगा, तो वो रिजेक्टेबल क्वालिटी लिमिट हो गई, यानी कि वो क्या होगी, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव हो गया। तो दोस्तों यहां से LTPD कैंसिल हो जाएगा और वो लेवल जो कि कस्टमर डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा वो AQL हो जाएगा।
वो यहाँ पे आता है। और दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने उसी कर्व में पढ़ा था और इसका आंसर बहुत ही सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ऑडिट के ऊपर आया हुआ है। ऑडिट 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग पढ़े हुए थे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट्स आर परफॉर्म टू वेरीफाई वेदर प्रोडक्ट्स आर कन्फॉर्मिंग या प्रोडक्ट्स कन्फॉर्म टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पहला। दूसरा क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड और नॉट। तो दोस्तों अगर इंटरनल ऑडिट या कोई सा भी ऑडिट जो था उसका मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहला मकसद तो यही चेक करना होता है कि क्या आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लगा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वालिटी सिस्टम लगा हुआ है तो क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। यही दोनों पर्पस क्या होता है हम लोग का, इंटरनल ऑडिट का होता है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट ले लो। दोनों ही ऑडिट में डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, पार्टीज का होता है। कि इंटरनल ऑडिट जो होता है, देखिए ये जो सेम ये जो फिलॉसफी है कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म कर रहा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से या नहीं कर रहा है, या हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों का दोनों काम जो है ये ऑडिट में ही होता है। अब ऑडिट हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। ये दोनों एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरनल ऑडिट होते हैं। और तीनों ही ऑडिट का सेम फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग के दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बोथ 1 और 2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंपनी की असेंबली लाइन है जिसमें कि 5 वर्कर्स हैं टोटल, उनको एक काम करने को दिया गया है और वो 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट का टाइम लेते हैं। बैलेंस रिले पूछा गया। अब दोस्तों ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, तो बैलेंस रिले हम लोगों ने क्या किया था, जब लाइन बैलेंसिंग पढ़ा था तो लाइन बैलेंसिंग के अंदर हम लोगों ने बैलेंस रिले कैलकुलेट किया था। बैलेंस रिले को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस बैलेंस रिले। या अगर बैलेंस रिले हम लोग को कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क कंटेंट डिवाइडेड बाय n इनटू साइकिल टाइम। एक बात बताइए, साइकिल टाइम क्या होता है, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम के बराबर होता है, मैक्सिमम वर्कर टाइम के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, 10 मिनट का हो जाएगा। अच्छा दोस्तों टोटल वर्क कंटेंट कितना हो जाएगा, तो सारे के सारे इंडिविजुअल टाइम को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। 10 मिनट प्लस 8 मिनट 18 मिनट, 18 मिनट प्लस 6 मिनट 24 मिनट, 9 मिनट 33 मिनट, 10 मिनट 43 मिनट्स। ठीक है, कितना, 43 मिनट। दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 43 मिनट डिवाइड बाय 5 वर्कर इनटू 10, दैट इज हाउ मच, 43 डिवाइड बाय 50, दैट इज हाउ मच, बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 86% हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी 86% है तो बैलेंस रिले होता है 1 माइनस एफिशिएंसी, दैट इज 100% माइनस 86%, दैट इज हाउ मच, 14%। तो दोस्तों 14% हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये कंकरेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। कंकरेंट इंजीनियरिंग आप थोड़ा सा गौर करिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे कंकरेंट इंजीनियरिंग के बारे में तो पहले हम लोगों ने ओवर द वॉल अप्रोच पढ़ा था। और ओवर द वॉल अप्रोच में हम लोगों ने क्या देखा था कि टाइम क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, क्योंकि डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को दिक्कत होती थी। इसकी वजह से क्या करते थे कि जो डिसीजन लेना होता था कि काम कैसे करना है, उस काम को हम लोगों क्या किया था, हम लोगों ने कंकरेंट इंजीनियरिंग लगाया था। तो क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, कंकरेंट इंजीनियरिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय इन्वॉल्विंग अ क्रॉस फंक्शनल टीम फॉर डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल वर्क। ठीक है, कि कंकरेंट इंजीनियरिंग, बाकी सब थ्योरी लिखो उसका कोई बहुत उपयोग नहीं है, कि कंकरेंट इंजीनियरिंग को कब लगाते हैं, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन लगाते हैं, क्या लॉन्ग बिफोर लगा देते हैं, या एंड में लगाते हैं, या कंप्लीशन के बाद में लगाते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, कंकरेंट इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव सारे आते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव आते हैं, मेंटेनेंस वाले एग्जीक्यूटिव आते हैं, डिजाइन एग्जीक्यूटिव आते हैं और मटेरियल एग्जीक्यूटिव आते हैं। सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और रखने के बाद फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि काम कैसे करना है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था तो एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है कि डिसीजन कब लिया जा रहा है, अभी काम आपका चल रहा है या चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो काम एक्चुअली होगा क्या, स्टार्ट होने वाला होगा। अगर काम स्टार्ट होने वाला होगा इसका मतलब ये है कि जो टेक्निक हम लोगों ने लगाई थी वो काफी पहले लगा दी थी। अगर हम लोगों ने काफी टेक्निक पहले लगा दी थी
तो हम लोग का करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग बिफोर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, सो द आंसर विल बी बी पार्ट। और दोस्तों ये काफी आसान क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन 17 में आया हुआ है कि रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है उसको हम लोग, उसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फेल्योर्स को यूज किया जाता है जिससे कि हम लोग क्या करें, किसी भी इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी को एस्टिमेट कर पाए, उसको हम लोग क्या करें, समझ पाए और इम्प्रूव कर पाए। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसमें ये कहा गया था कि रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या करती है, एक रिकॉर्ड करती है और ये सपोर्ट करती है, ये गाइड करती है किसको, मेंटेनेंस इंजीनियर को, ताकि कि वो क्या कर सके, वो जो प्रोडक्ट है उसके परफॉर्मेंस को, अगर वो प्रोडक्ट सर्विस में लगा हुआ है तो उसके परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। दोस्तों एक बात बताइए, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फेल्योर का मतलब क्या हो गया, कि जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताओ आप MTBF पढ़ रहे थे, MTTF पढ़ रहे थे, मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि 5000 आवर्स में 4 बार फेल होता है। तो क्या स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने यूज किया था, बिल्कुल किया था। इससे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम लोग को ये पता लग गया था किसी डिवाइस का MTBF ज्यादा है, तो एक बात बताओ, ये अगर MTTR के बारे में पता लग गया, मीन टाइम टू रिपेयर अगर ज्यादा है, तो क्या हम लोग उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर काम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, MTBF MTTF पढ़ा था, और इसीलिए पढ़ा था कि अगर MTTR पता लग जाए, अगर मीन टाइम टू रिपेयर पता लग जाए, तो हम लोग उसकी अवेलेबिलिटी और मशीन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों कह रहा है वो क्या कह रहा है, कि रिलायबिलिटी एनालिसिस रिकॉर्ड करती है, सपोर्ट करती है, गाइड करती है मेंटेनेंस इंजीनियर को, जिससे कि वो किसी भी प्रोडक्ट का जो सर्विस के अंदर लगा उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए। एक बात बताइए, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, मेंटेनेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेंस इंजीनियर दोस्तों क्या चाहता है, कि एआई को और एमआई को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट हो सके वो क्या किया जा सके, अच्छे से मेंटेन किया जा सके। इसी को तो रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इन मेंटेनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पूरा क्वालिटी को कवर किया है और पूरा रिलायबिलिटी कवर किया है। दोस्तों इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब आइए चलते हैं, एक स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्वालिटी सर्कल एक मेथड होता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट कर सकें। कैसे, वर्कर्स को इंडल्ज करके, ठीक है, वर्कर्स को इंडल्ज करके हम लोग क्या कर सकें, वर्कर्स को इंडल्ज करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट कर सकें। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जब हम लोग क्वालिटी सर्कल पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि एक वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल होता है कंपनी के अंदर का, जो लोग एक साथ आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं और काफी बड़ा नंबर में आते हैं, और क्या करते हैं, क्वालिटी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वालिटी सर्कल एक मेथड है जो कि क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट करता है बाय इंडल्जिंग द वर्कर्स, ठीक है दोस्तों। अब आइए स्टेटमेंट 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि द मेन एम ऑफ क्वालिटी सर्कल इज सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल। एक बात बताइए दोस्तों, केवल ग्रास रूट एम्प्लॉय हम लोगों ने पढ़ा था, ओवरऑल पढ़ा था कि सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट? बिल्कुल, तो हम लोगों ने सारे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का ग्रास रूट एम्प्लॉइज जो होंगे, ये स्टेटमेंट जो होगा ये गलत हो गया, और पहला स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। दोस्तों इसका आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया, सी पार्ट हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 2017 के हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अब हम लोग 2018 के प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये 2018 का पीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था 360 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था और कैरिंग कॉस्ट दिया था, और हम लोगों से पूछ रहा था डिमांड कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2DC0/cc। EOQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। C0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। D की वैल्यू हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों एक बात बताइए, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q स्टार यानी कि EOQ का होल स्क्वायर इंटू CC डिवाइडेड बाई 2 इंटू C0
और दोस्तों अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो 2592 यूनिट आएगा। अब आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट is a method of classifying the inventories which will be based on economic order quantity, annual usage value, value of consumption या quantity of material used। दोस्तों अगर आपको याद होगा, अगर मैं इस वाले पार्ट क्वेश्चन को अगर हटा दूं तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को एबीसी एनालिसिस जब बताया था तो क्या बताया था कि 3 टाइप के मटेरियल्स में इसका डिवीजन होता है, ए टाइप में, बी टाइप में और सी टाइप में। यहाँ पे होता है वॉल्यूम यूज और यहाँ पे होता है एनुअल यूसेज वैल्यू। ए टाइप के आइटम्स का क्या होता है, एनुअल यूसेज वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, बी टाइप का फिर मीडियम होता है और सी टाइप का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल यूसेज वैल्यू या एयू हम लोग अपना एबीसी एनालिसिस को करते हैं। अब आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टफ कंपटीशन। सही बात है, अगर आप इस टाइम पे, अगर इस एरा के अंदर अगर आप क्वालिटी को नहीं इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कंपटीशन में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज कन्फाइंड ओनली टू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। दोस्तों देखिए, ये बिना पढ़े एक बात बताइए आप कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। तो एक बात बताइए, अगर केवल कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात होती तो मेंटेनेंस और सर्विसेज पे क्यों नहीं इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। तो उस पर्पज से दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड द आंसर विल बी सी पार्ट। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट रीजन का है। क्वेश्चन जो है वो जस्ट इन टाइम के ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम इज यूज्ड when units are bought at each successive stage, इस पे आप फोकस करना, of the production at appropriate time। कहने का मतलब ये है कि जस्ट इन टाइम आप एक बार में सामान नहीं खरीद रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे आगे स्टेप्स की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और उसी टाइम पे कर रहे हैं। क्या यही जस्ट इन टाइम है? आप बोलोगे यस सर यही जस्ट इन टाइम है, बिकॉज जस्ट इन टाइम हैज बीन एक्सपांडेड टू अ मीन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट। दोस्तों वेस्ट को तो एलिमिनेट करना है। वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रख रहे हैं वो क्या हम लोग के लिए वेस्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या है कि क्या ये पहले स्टेटमेंट का आंसर है? आप क्या बोलोगे? यस सर पहले स्टेटमेंट का आंसर है, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम पर अगर हम लोग ना मंगाएं और पहले से इन्वेंट्री मंगा ले तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों रीजन जो है वो भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया असर्शन का। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एर्गोनॉमिक डिजाइन। एर्गोनॉमिक डिजाइन जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि वैसा डिजाइन जिससे कि हमें काम करने में क्या लगे, अच्छा लगे, आराम महसूस हो। मतलब कंफर्ट लेवल के बारे में जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसको एर्गोनॉमिक डिजाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग फॉर लेस फटीग कॉजिंग सिटिंग। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड टू अवॉइड फटीग। देखिए ये भी आपका कंफर्ट के बारे में बात किया स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, कैटरिंग टू इंक्रीज डिमांड ऑफ मोर प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों एक बात बताओ, क्या प्लीजिंग ऑब्जेक्ट से आपको कोई कंफर्टेबल लेवल होगा, कोई फटीग में आपको रिलैक्स होगा? नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा थर्ड वाला। और थर्ड स्टेटमेंट का जो ये डिजाइन का जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेटिक डिजाइन। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया ईयर 2018 का। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है सिक्स सिग्मा का जो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों अब ये सी 2018 का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा आपको याद होगा कि कितना 3.4 जो हम लोगों ने डीपीएमओ और ईपीएमओ पढ़ा था, और कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये हम लोगों ने वही पढ़ा था, मोटोरोला में डेवलप हुआ था। किसने किया था? बिल स्मिथ ने किया था। तो क्या बोल रहा है कि इट इज अ सेट ऑफ टूल, ठीक है, सेट ऑफ टूल एंड टेक्निक्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बिल्कुल बात सही है, जिससे कि हम लोग प्रोसेस को इंप्रूव करके क्या कर सकें, डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। इट सेज दैट नो प्रोसेस शैल हैव मोर देन 3.4 डीपीएमओ। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, आपने क्या बोला, बिल्कुल सर ये भी बात सही है। और इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ मोटोरोला। बताइए ये भी स्टेटमेंट सही है। बाई कौन? बाई भी हम लोगों ने पढ़ा है, कौन? बिल स्मिथ। ठीक है,
अब दोस्तों आइए 2019 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने क्या किया है करिकुलम में, जैसे टॉपिक के साथ में हम लोग खत्म करने आए थे, तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन लेफ्ट थे, जो 3 क्वेश्चन बचे थे, उनको जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल? प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट में क्या क्या होता है? डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, सेल इन द मार्केट, डिजाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, टेस्ट इन द लैबोरेटरी। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। ये है क्या दोस्तों? ये है क्या? ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल कौन, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या आपको याद है कि हम लोगों ने डेमिंग साइकिल्स पढ़ा था? आप बोलोगे यस सर, डेमिंग साइकिल तो पढ़ा था। सर डेमिंग साइकिल जो होता है वो प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट साइकिल होता है। आप बोलोगे हाँ। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लान डू चेक एक्ट साइकिल बोलते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए ये जो प्रोसेस है क्या बोल रहा है, यहां से स्टार्ट अगर आप करो, सेल कर दो मार्केट में। सेल करने के बाद आप क्या करो, ये करो, देखो यहाँ पे कस्टमर कहाँ गया, डिजाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। फिर से आप क्या करो, डिजाइन करो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से। उसके बाद क्या करो, टेस्ट करो लैब में। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर नीड्स के बेसिस आपने डिजाइन कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे, डिटरमिन करोगे क्वालिटी। डिटरमिन करने फिर सेल करोगे, फिर क्या करोगे, डिजाइन करोगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर डिटरमिन करोगे, फिर क्या करोगे, सेल करोगे। तो आपका पीडीसीए साइकिल होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, ये एक डेमिंग साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डेमिंग साइकिल हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, करा हुआ है। अब क्वेश्चन दोस्तों, जब कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन कौन से सोर्सेस होते हैं वेरिएशन के। मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। ऑपरेटर, बिल्कुल डिफेक्ट हो सकता है। इंस्पेक्शन एक्टिविटी, देखिए इंस्पेक्शन एक्टिविटी किस में आ जाती है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में आ जाती है। आप जानते हैं, आप मुझसे बोलेंगे कि सर हाँ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग तो सर एक क्या है, इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। तो एक बात बताइए कि कंस्ट्रक्शन में क्या सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इंस्पेक्शन एक्टिविटी में आएंगे? नहीं आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अब आइए लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने करिकुलम में करते समय नहीं किया था, वो क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द बेस्ट टूल टू इंश्योर that neither there is piling up of stocks nor the shortage of materials in the project to run it economically is economic order quantity ABC inventory control and management। तो दोस्तों आप याद करिए थोड़ा सा कि अगर हम लोग को पाइल अप नहीं करना है तो हम लोग क्या करते थे, एक क्यू अमाउंट ऑफ क्या करते थे, इन्वेंट्री को यूज करते थे पूरा मंथ, फिर उसको सडन रिप्लेनिश करते थे, फिर यूज करते थे, फिर सडन रिप्लेनिश करते थे, फिर यूज करते थे। तो जो दोस्तों ये जो तरीका होता था, इसमें जो क्यू स्टार बनता था, इसको आप क्या बोलते थे, ईओ क्यू। तो दोस्तों इस पार्ट का आंसर हो जाएगा ईओ क्यू। तो आई होप दोस्तों कि जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और काफी अच्छे से किया है। और बाई द कोर्स जो भी हम लोग का बाई द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग देख लिए कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए डेमिंग साइकिल में हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया हुआ है, सिक्स सिग्मा कवर किया हुआ है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से, अगर आप मान लीजिए कि इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। थैंक यू सो मच।